देवी और सज्जनों, हमारा आज का विषय सामुद्रिक शास्त्र अर्थात सामुद्रिक रहस्य श्री सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परम कारुणिक परब्रह्म परमेश्वर को अनंत धन्यवाद है, जिन्होंने जगत की रचना कर सांसारिक जीवों के उपकारार्थ अनिर्वचनीय सुखोत्पादक सामग्रियों को प्रस्तुत किया। प्रत्येक विषय ज्ञान के लिए अनेक उपाय भी दर्शाए। परमेश्वर की ही करुणा से तीनों काल का ज्ञान हमारे महर्षियों द्वारा कला कौशल से भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र तथा अनेक विषय जानने के लिए अनेक शास्त्र रचे। उन शास्त्रों में से सामुद्रिक शास्त्र भी अति प्राचीन काल से महर्षियों द्वारा भूत भविष्य तथा वर्तमान काल का यथार्थ ज्ञान हमें करवाता है तथा हमारे जीवन के बारे में हमारे इन हाथों की रेखाओं के द्वारा हमें किंचित मात्र जीवन का कुछ रहस्य कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह से यह सामुद्रिक रहस्य सचित्र अर्थात किसी के हाथ के चित्र के द्वारा किसी के शारीरिक लक्षणों के द्वारा हम उस व्यक्ति के हाव भाव स्वभाव व्यवहार इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। तो अत्यधिक विषयों पर विचार न करते हुए आज हम सर्वप्रथम एक चित्र के द्वारा किसी व्यक्ति के हाथ के कुछ विशेष रेखाओं को दर्शाते हुए सचित्र सामुद्रिक रहस्य के विषय में आज हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो यह हमारा प्रथम वीडियो है। यदि आपको पसंद आए और इसमें जो भी हम आज आपको इस हाथ से संबंधित कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे, यदि आपको पसंद आएगा तो हम आने वाले समय में आपको हाथ से संबंधित और भी विषयों पर अनेक जानकारियां देते रहेंगे। सर्वप्रथम यह एक हाथ का निर्माण है। हाथ में यह एक अंगुष्ठ होते हैं। यह पहली अंगुली जिसे हम तर्जनी कहते हैं, यह दूसरी अंगुली जिसे हम मध्यमा कहते हैं, यह तीसरी अंगुली जिसे हम अनामिका कहते हैं और यह चौथी अंगुली जिसे हम कनिष्ठिका कहते हैं। यह चार उंगलियां और पांचवा अंगुष्ठ इसके मिलने से एक हाथ का निर्माण होता है। अब यह हाथ यहाँ मध्यमा उंगली के प्रारंभ से लेकर यह मणिबंध तक पूर्ण रूप से एक हाथ का विचार किया जाता है। अब मणिबंध रेखाओं में सर्वप्रथम मणिबंध रेखा यह वाली होती है। यदि यह टूटी फूटी कटी हुई हो तो व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव रहता है। तो प्रथम मणिबंध रेखा से हम व्यक्ति के जीवन में धन का विचार करेंगे। क्या वह व्यक्ति धनवान होगा, निर्धन होगा, उसे जीवन में भरपूर धन मिलेगा या वह एक रुपए के पीछे मोहताज रहेगा। इसका विचार किसी भी व्यक्ति की मणिबंध रेखा संख्या 1 से आप विचार कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में धन सा रहेगा, भरपूर धन की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी, अथवा गुजारे लायक ही धन मिलेगा। वह इस हाथ की प्रथम रेखा से आप विचार कर सकते हैं। यदि यह किंचित भी टूटी फूटी नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में भरपूर धन की प्राप्ति होगी। यदि यह टूटी फूटी छिन्न भिन्न है तो व्यक्ति को धनाभाव रहेगा। अब हम नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 इसी के साथ यह दूसरी रेखा होती है जिससे व्यक्ति के शास्त्र का विचार किया जाता है। क्या यह व्यक्ति पढ़ा लिखा है, क्या यह किसी विषय में आचार्य है अर्थात PhD की हुई है, 10वीं है, 12वीं है, कहाँ तक व्यक्ति का विद्या अध्ययन हुआ है, कितना उसे विषय ज्ञान है, कितना उसे किसी भी शास्त्र का ज्ञान है, उसके विषय में यह मणिबंध की रेखा नंबर 2 से विचार किया जाएगा। यदि यह टूटी फूटी होगी तो व्यक्ति वही 8वीं 10वीं पढ़ा होगा या केवल अपना साइन ही करना जानता होगा। यदि यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है तो व्यक्ति ग्रेजुएट अर्थात किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करने वाला होगा
यदि यह और गाढ़ी दिखाई देती है तो वह आचार्य पदासीन अर्थात MA तक करने वाला होगा, और यदि वह बिल्कुल गाढ़ी दिखाई देती है तो वह डॉक्टरेट पद प्राप्त होगा अर्थात PhD करने वाला होगा। विषय कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति का विषय अलग अलग, शास्त्र ज्ञान अलग अलग, परंतु शास्त्र का ज्ञान होगा या नहीं होगा उसका विचार यह द्वितीय रेखा से किया जाता है। नंबर 3 पर यह मणिबंध की तीसरी रेखा है, जिससे व्यक्ति की भक्ति का विचार किया जाता है। क्या यह व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्थावान है, आस्तिक है, नास्तिक है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, क्या यह हिंसक प्रकृति का है या अहिंसा को मानने वाला। यदि यह कटिबटी होगी तो वह हिंसक प्रकृति का व्यक्ति होगा, और यदि यह रेखा स्पष्ट है तो व्यक्ति अहिंसक होगा, भक्तिमान होगा, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, शास्त्र को मानने वाला होगा। इन 3 रेखाओं के बाद अब हम सीधा हाथ की तरफ आते हैं, हाथ के मध्य भाग की तरफ। मध्य भाग में नंबर 3 के बाद नंबर 4 पर यह हम जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं यह होती है भाग्य रेखा। यह भाग्य रेखा, अब यह भाग्य रेखा यदि यहाँ से चंद्र पर्वत की तरफ आ रही है तो इसका फल अलग है। यदि यह मध्यमा रेखा से स्पष्ट सीधी आती हुई यहाँ मणिबंध तक आ रही है तो इसका फल अलग है। जो यहाँ से यहाँ तक आएगी इसके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। सर्वप्रथम आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जो यह भाग्य रेखा यहाँ हमारी जो मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली के मध्य से प्रारंभ होकर के यहाँ बीच हाथों के बीचों बीच से गुजरती हुई चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। ऐसी रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में होगी वह स्वयं उन्नति ना करके दूसरों के द्वारा उन्नति प्राप्त करेगा, अर्थात वह निर्भीक होकर के स्वयं किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करेगा, वह किसी दूसरे की सहायता से अपना कार्य संपन्न करेगा, अर्थात उसका भाग्य किसी दूसरे के अधीन रहेगा। क्यों कि यह जो तर्जनी रेखा से प्रारंभ होकर के चंद्र पर्वत पर आती हुई रेखा जो व्यक्ति जिस भी व्यक्ति की होगी वह उन्नति किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त करेगा। स्वयं की उन्नति प्राप्त करने के लिए इस रेखा का प्रारंभ होना मध्यमा उंगली से प्रारंभ होना चाहिए। यदि यह रेखा यहाँ से प्रारंभ ना होकर के यहाँ से प्रारंभ होती तो व्यक्ति स्वयं सर्व कार्य करने में समर्थ होता है, और वह यहाँ से चंद्र पर्वत को ना आती हुई यहाँ मणिबंध की तरफ जाती है। वह व्यक्ति स्वयं के भाग्य से स्वयं की मेहनत से उन्नति करता है, और जिन व्यक्तियों के हाथ में यह रेखा इस तरह से चंद्र पर्वत की ओर आती है यह किसी दूसरे के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण कराते हैं, अर्थात फर्स्ट फेस कोई दूसरा होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा सेकंड फेस बनते हैं, अर्थात इनके कहे हुए वाक्यों को स्टेज पर कोई दूसरा बोलेगा। यह स्वयं बोलने में सामर्थ्य नहीं होते, यह झिझकने वाले होते हैं, शर्माने वाले होते हैं। इनका चंद्र कुछ कमज़ोर होता है, अर्थात यहाँ चंद्र पर जब यह लाइन आ जाती है तो इनका मन कुछ अशांत रहता है, यह स्टेज नहीं संभाल सकते, इनका मन कुछ कमज़ोर रहता है, जिस कारण कि यह किसी दूसरे के भाग्य द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। नंबर 4 के बाद अब हम नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 यह होती है पितृ रेखा। यह यहाँ से प्रारंभ होकर के बिल्कुल यहाँ मणिबंध तक जाती है। इस रेखा से व्यक्ति के पिता के बारे में विचार किया जाता है। क्या व्यक्ति को पिता का सुख है अर्थात नहीं है। यदि पिता का सुख है तो कितना सुख है। यदि यह रेखा कहीं बीच में टूटती फूटती है तो व्यक्ति को पिता के सुख में कमी रहेगी। यदि यह रेखा पूर्णतः मणिबंध तक जाती है तो व्यक्ति को पिता का पूर्ण सुख है, और यदि यह मणिबंध को काटती हुई और अधिक नीचे तक जाती है तो व्यक्ति का पिता के धन पर पूर्ण अधिकार होगा, पिता के शास्त्र पर पूर्ण अधिकार होगा। जिन विषयों को व्यक्ति के पिता जानते होंगे अर्थात उनका पुत्र भी ऐसे विषय को जानता होगा जिसका यह हाथ होगा, जिसके हाथ की मणिबंध तक यह रेखा पितृ रेखा जाती होगी। जिस ईश्वर के प्रति
ऐसे व्यक्ति के पिता की आस्था होगी, उसके पुत्र की भी वैसी ही भक्ति, वैसी ही आस्था बनी रहेगी, जिसकी यह रेखा पितृ रेखा यहाँ तक जाती होगी। नंबर 5 के बाद नंबर 6 पर आते हैं हम। इसे कहते हैं मातृ रेखा। यहाँ से उसकी माता का विचार करेगा, क्या इस व्यक्ति को अपनी माता का सुख है या नहीं है, यदि है तो कैसा है। यदि टूटी फूटी कटी फटी है तो माता के सुख में कमी रहेगी। यदि पूर्णता सीधी और स्पष्ट दिखाई देती है तो व्यक्ति को माता का सुख रहेगा। और यदि यह मातृ रेखा और पितृ रेखा यदि स्वयं आपस में मिली हैं तो यह व्यक्ति अपने माता पिता की संतान होगा। यदि यह रेखाएं आपस में नहीं मिलती तो ऐसा व्यक्ति वर्ण संकर भी हो सकता है, अर्थात होगा, जैसा शास्त्र में लिखा गया है। नंबर 6 के बाद नंबर 7, यह व्यक्ति की आयु रेखा होती है। यहाँ से व्यक्ति के आयु के विषय में विचार किया जाता है कि व्यक्ति की आयु कैसी रहेगी, क्या उसे पूर्ण आयु का योग है या उसकी आयु कटी फटी या टूटी हुई है। तो अर्थात यह व्यक्ति की आयु पूर्णतः स्पष्ट रूप से तर्जनी उंगली की तरफ जाती हुई दीर्घ आयु का योग दर्शाती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु होगा, अर्थात यह पूर्ण आयु का भोग करेगा। किंचित मात्र बचपन में इसे कुछ कष्टों का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से यह आयु रेखा प्रारंभ में कुछ टूटी कटी हुई है, जिस कारण कि इसे बचपन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन आगामी जीवन बढ़ती आयु के साथ इसे सुख में वृद्धि होगी, अर्थात इसकी आयु 3 अवस्थाओं में बटी हुई है। यह अपने पिता के साथ भी पूर्णतः जीवन व्यतीत करेगा, यह अपने जीवन का भी भरपूर आनंद लेगा, यह अपनी संतान के साथ भी पूर्णतः समय व्यतीत करेगा, अर्थात यह व्यक्ति दीर्घायु है, जिसके हाथ का यहाँ पर निर्माण किया गया है। यह नंबर 7 के बाद अब हम आते हैं नंबर 8, यह उसकी पुण्य रेखा। यह पुण्य रेखा यहाँ पर यदि एक और स्पष्ट दिखाई देती होगी तो व्यक्ति पुण्य कार्य करने वाला होगा। इसे सरस्वती रेखा भी कहते हैं। यदि यहाँ पर यह एक रेखा होगी तो व्यक्ति एक विषय में आचार्य होगा। यदि यहाँ पर यह 2 रेखाएं जैसे इस हाथ में दिखाई गई हैं तो व्यक्ति 2 विषयों में आचार्य होगा, अर्थात उसने 2 मास्टर डिग्रियां करी होंगी। और इसे सूर्य पर्वत भी कहते हैं। यदि यह यहाँ से कुछ डूबा हुआ या अंदर गया हुआ होगा तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बाद भी बेरोजगार होगा। क्यों? यदि उसका सूर्य पर्वत डाउन है, कुछ दबा हुआ है। यदि यह ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, यह सूर्य पर्वत यदि ऊपर की तरफ उभरा हुआ है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला, अच्छा धन कमाने वाला होगा। यदि यह डाउन है तो व्यक्ति पढ़ लिख कर भी अपने घर में बैठ कर के आराम से जीवन व्यतीत करेगा। विद्या का तो इसे पूर्ण लाभ होगा, लेकिन प्राइवेट काम होने के कारण इसे धन लाभ पूर्ण रूप से ना होकर के उत्तरोत्तर आयु के बढ़ती उम्र के साथ इसे धन लाभ होगा। यदि यह सूर्य पर्वत उठा हुआ होता तो इसे पढ़ते पढ़ते ही नौकरी मिल जाती और यह आचार्य अर्थात डिग्री करने पर ही अच्छा धनोपार्जन करने में समर्थ होता। लेकिन यदि यह सूर्य पर्वत डाउन होगा, यदि यह हाथ अंदर से दबा हुआ होगा तो यह व्यक्ति बेरोजगार होगा। परंतु यह व्यक्ति सरस्वती रेखा के होने से संसार में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में जिन लोगों के बीच रहने वाला होगा उनमें आदर सम्मान पाने वाला होगा, अर्थात इसके हाथ में भगवान शिव के त्रिशूल की तरह शूल रेखा भी बनी हुई है। यह कड़वी बात मुंह पर कहने वाला होगा, अर्थात इसके कहे हुए वाक्य लोगों को चुभने वाले होंगे बेशक, लेकिन यह व्यक्ति सत्य बोलने वाला होगा। यह व्यक्ति नीच और अधर्म की कमाई खाने वाला नहीं होगा। यह व्यक्ति एक पुण्यात्मा होगा। इसके किए हुए पुण्यों का, पापों का फल इसे तत्काल उसी समय मिलने वाला होगा। नंबर 8 के बाद अब हम आते हैं नंबर 9। यह होती है ललना रेखा अर्थात विवाह रेखा।
यह जितनी स्पष्ट होगी उतना ही इसे अपने घर परिवार का, भार्या का, पत्नी का सुख प्राप्त होगा। यदि यह रेखा स्पष्ट ना होकर के अस्पष्ट होगी तो पत्नी सुख में, घर परिवार के सुख में कमी रहेगी। नंबर 9 के बाद नंबर 10, यहाँ से व्यक्ति के भाई बहनों का विचार किया जाएगा। इसे किंचित मात्र मंगल पर्वत भी कह सकते हैं। यहाँ से जो रेखाएं बड़ी और स्पष्ट दिखती होंगी उतने भाइयों का पूर्ण सुख होगा। जो रेखाएं छोटी और कमज़ोर दिखती होंगी उतनी बहनों का सुख होगा। और यदि यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं होगी तो किसी प्रकार से भी भाई और बहनों का सुख नहीं होगा, अर्थात सगे भाई और बहन नहीं होंगे। और यदि यह रेखाएं यहाँ पर होंगी तो उसे भाई और बहनों का सुख होगा। नंबर 10 के बाद अब हम नंबर 11 पर आते हैं। यहाँ पर संतान सुख। इन रेखाओं से व्यक्ति के संतान के विषय में विचार किया जाएगा। यहाँ पर जितनी रेखाएं होंगी उतनी ही संतान प्राप्ति होगी। यदि एक रेखा होगी तो एक संतान, 2 होगी तो 2, 3 होगी तो 3, 3 से अधिक होंगी तो अधिक संतानों की प्राप्ति भी हो सकती है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के हाथ की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, उस व्यक्ति के हाथ की प्रथम संतान की रेखा उसके यहाँ राजयोग वाले स्वस्तिक की रेखा को ना छूते हुए अलग से बाहर से गुजर रही है, अर्थात इस व्यक्ति की प्रथम संतान उत्पत्ति तक इसका भाग्य पूर्णतः फलीभूत नहीं होगा, अर्थात इसके वैवाहिक जीवन में कष्ट रहेगा। क्यों कि यह जो लाइनें यहाँ से इसकी मातृ रेखा को काटती हुई इसके भाग्य रेखा को कटती छूने से इसे वैवाहिक सुख में कुछ कमियां रहेंगी, अर्थात इसे पत्नी सुख, संतान सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। धीरे धीरे जब जैसे जैसे आयु सीमा बढ़ती जाएगी और परिवार का सुख धीरे धीरे प्राप्त होगा, और जैसे ही इसकी दूसरी संतान उत्पन्न होगी, दूसरी संतान के उत्पन्न होते ही इसके हाथ में यह स्वास्तिक होने से चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, अर्थात 8 दिशाओं में इस व्यक्ति का नाम जगमगाएगा, अर्थात यह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली हो जाएगा। अपने एरिया में, अपने ज़िला में, अपनी तहसील में इस व्यक्ति का नाम चलेगा। दुनिया इस व्यक्ति को जानेगी। दूसरी संतानोत्पत्ति के बाद इसके यहाँ पर यह स्वास्तिक राजयोग का लक्षण सामने दिखाई दे रहा है, परंतु यह होते हुए भी यह फायदा तब देगा जब इसकी दूसरी संतानोत्पत्ति होगी, और जैसे ही इसकी तीसरी संतानोत्पत्ति होगी तब यह यहाँ से बाहर निकलती हुई रेखा, यह स्वास्तिक यहाँ से कटता यह स्वास्तिक आगे जाकर मिलकर के, अर्थात इस रेखा का पूर्णतः निर्माण जो हुआ है, जब यह रेखा यहाँ से यहाँ पर मिल जाएगी। हाथों की रेखाएं बदलती रहती हैं। जैसे ही यह रेखा तीसरे संतान की उत्पत्ति के बाद यहाँ जाकर मिलेगी, यह व्यक्ति अर्थात अपने प्रदेश में हो सके तो भारत में भी राज करने वाला हो सकता है। तब तक यहाँ जैसे जैसे इस व्यक्ति की संतानोत्पत्ति होगी वैसे वैसे इसका भाग्य आगे बढ़ता जाएगा। और यह जो इसके हाथ में यह जो क्रॉस का निशान है, ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली है, इस क्रॉस के निशान के होने से यह व्यक्ति पहला चेहरा ना बन के दूसरा चेहरा बनकर भी सीएम बन सकता है। अर्थात हमने भारत में ऐसे सीएम पीएम भी देखे हैं जो प्रथम चेहरा ना बन के नंबर 2 पर राज करते हुए पाए गए हैं। उनके हाथों में ऐसी रेखाएं होती हैं जो पहला फेस किसी और को बनाकर दूसरे नंबर पर स्वयं राज करते हैं, अर्थात सभाओं में वह लोग भाषण ना दे करके कागजी कार्रवाई उनके सिग्नेचर